जय हिंद छात्रों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन पर। और आज हम चर्चा करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सामान्य तौर पर इसे हम कक्षा 5वीं 6वीं से शुरू करते हैं, लेकिन बीएड और डीएड स्तर पे इसका अति उपयोग होता है। कॉमर्स के जो भी छात्र होते हैं इसका बेहतर उपयोग करते हैं तथा रिसर्च वर्क में इसकी काफ़ी उपयोगिता होती है। तो आज हम समझेंगे केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में कि वाकई इसे कहते क्या है और किस तरह इसको अप्लाई करते हैं या किस तरह इसका मान निकाला जाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति का अर्थ। केंद्रीय प्रवृत्ति को हम अंग्रेजी में सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अगर अर्थ के बारे में समझे तो जानेंगे कि जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, बारंबारता वितरण में किसी वितरण के केंद्र की ओर झुकाव को केंद्रीय प्रवृत्ति कहा जाता है। एकदम कम शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में ज्ञात है कि बारंबारता वितरण में किसी वितरण के केंद्र की ओर झुकाव को हम केंद्रीय प्रवृत्ति कहते हैं। और केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 प्रकार होते हैं, मध्यमान, मध्यांक और बहुलांक, जिसको हम अंग्रेजी में मीन, मीडियन और मोड भी कहते हैं। आइए हम तीनों को एक अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से समझें कि आखिरी में मध्यमान कैसे निकालें, मध्यांक कैसे निकालें और बहुलांक कैसे निकालें। पहले हम एक छोटी सी सरल विधि के आधार पर आगे बढ़ेंगे, फिर इसको हम वर्ग अंतराल और टेंडेंसी और आवृत्ति के आधार पर इसका हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं मध्यमान के बारे में। तो मध्यमान का अर्थ यहाँ पे हमने सभी के सामने दिखाया हुआ है कि मध्यमान किसे कहते हैं। एक सामान्य तौर पे बात करें तो मध्यमान का अर्थ होगा कि सभी संख्याओं के जोड़ को उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान मध्यमान कहलाता है। एकदम सरल शब्दों में आप कह सकते हैं कि सभी संख्याओं के जोड़ को उनकी ही संख्या से भाग देने पर प्राप्त मान मध्यमान कहलाता है। सामान्य भाषा में इसे औसत भी कहते हैं। तमाम लोग इसको अच्छे से जानते हैं कि इसे एवरेज या औसत भी कहा जाता है। बिल्कुल सरल सा बिंदु है मध्यमान। तो मध्यमान को हम एक अपनी सामान्य भाषा में हम औसत भी कहते हैं। तमाम गणित के छात्र, कॉमर्स के छात्र इसको बेहतर ढंग से जानते हैं। फिर भी हम एक बार आपको पुनः स्मरण कराएं तो मध्यमान की छोटी सी परिभाषा हमने यहाँ मेंशन की है कि मध्यमान FC मिल्स महोदय ने जो परिभाषित किया है, उन्होंने लिखा है कि मध्यमान किसी वितरण का संतुलित केंद्र है। जैसा कि मध्यमान के अर्थ से स्पष्ट होता था, उसी प्रकार मध्यमान किसी वितरण का संतुलित केंद्र है, ऐसा FC मिल्स ने कहा है। आइए हम जानते हैं कि मध्यमान का फॉर्मूला क्या होता है, मध्यमान का सूत्र क्या होता है। जहां तक आप देख पा रहे हैं, एक सामान्य मध्यमान हमने निकालने की कोशिश की है। तो मध्यमान का सूत्र है, मध्यमान को हम m से डिनोट करते हैं और मध्यमान यानी कि m बराबर सिग्मा x अपॉन n, जहां पे सिग्मा यहाँ पे समेशन या सिग्मा का मतलब है कि x के सभी वैल्यू का जोड़। जहां समेशन या सिग्मा लग जाता है, जिसके आगे लगता है उसके सभी बिंदुओं का जोड़ किया जाता है। अपॉन n यानी बटा n, n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या कितने वो नंबर्स हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए का क्वेश्चन लिया हुआ है सामान्य मध्यमान का 5, 4, 3, 8, 12, 9, 1। अब इसको हम हल करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूले में पुट करेंगे। हल में हम कह देंगे मध्यमान m बराबर समेशन x अपॉन n, जो हमारा फॉर्मूला है। और समेशन x के लिए x की सभी वैल्यूज को हमको ऐड करना है, क्योंकि जहां समेशन या सिग्मा लग जाता है यानी उसकी सभी पदों को एक साथ जोड़ा जाता है। तो आइए हम देखते हैं m बराबर 5 धन 4 धन 3 धन 8 धन 12 धन 9 धन 1, यानी कि उदाहरण में जो भी प्रश्न हमसे पूछे गए थे उन सभी संख्याओं को हम जोड़ कर रहे हैं। और बटे 7, अब आपके दिमाग में 7 कहाँ से आया? चूंकि ये संख्या कुल 7 है, जैसे 5, 4, 3, 8, 12, 9, 1, ये कुल संख्या का योग गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कुल संख्याएं हो रही हैं 7। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि एक कक्षा में 7 स्टूडेंट हैं जिनका 20 नंबर का टेस्ट लिया गया। जो पहला स्टूडेंट है वो 20 नंबर में 5 नंबर पाता है, दूसरा स्टूडेंट 4 नंबर पाता है, तीसरा 3 नंबर, चौथा 8 नंबर, पांचवा 12 नंबर, छठवां 9 नंबर और सातवां मात्र 1 नंबर पाता है। और कोई व्यक्ति आपसे पूछता है कि ये जो टेस्ट हुआ है 20 नंबर का, इन 7 छात्रों ने जो टेस्ट दिया है इनका औसत प्राप्तांक क्या है। तो औसत प्राप्तांक निकालने के लिए हमने क्या किया, सभी प्राप्तांक जो 7 छात्र के हैं सभी प्राप्तांकों को हमने जोड़ लिया।
और जोड़ने के बाद हमें 7 से भाग देना है। 7 से भाग क्यों देना है? क्योंकि स्टूडेंट कितने थे? 7, यानी x 7 7 x थे, सभी x के वैल्यू को हमने जोड़ लिया और n मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट, और 7 से भाग देंगे। आप अगले पद में देख पा रहे होंगे m बराबर सभी का जोड़ आया है 42 यानी 42, तो m बराबर 42/7, 42/7। अगर हम 42 में 7 का भाग देंगे तो उत्तर आता है 6, अर्थात मीन की वैल्यू क्या हो गई? 6। मध्यमान बराबर क्या आएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। इस तरह आपने बिल्कुल एक सरल उदाहरण में एक सामान्य मध्यमान देखा। अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास आवृत्ति बारंबारता के साथ आता है और आवृत्ति होती है, उस समय हम मध्यमान कैसे निकालेंगे। थोड़ा सा उच्च स्तर का अगर मध्यमान कहें, ये तो बिल्कुल बच्चों के स्तर का है, 6वीं 7वीं 8वीं के स्तर का है। अगर हम इसमें थोड़े से एक लेवल और आगे बढ़े तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं एक सामान्य सा प्रश्न, जो सामान्य प्रश्न थोड़ा सा हट के है। एक अगले स्तर की बात करें तो जब हमारे पास बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, छात्रों की संख्या अधिक होती है, तो एक लाइन 25 बार लाइन मारना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे छात्रों की संख्या 25 अगर होते हो, हमने एक उदाहरण के तौर पे एक एग्जाम्पल लिया है। जो प्रश्न है निम्न आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करें, तो जो हमने काले पेन में लिखा है ये हमारा प्रश्न है। प्रश्न में आपको वर्गांतर यानी कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति दी रही होगी। जो हमने काले स्केच मार्कर से लिखा है ये आपके प्रश्न में दिया रहेगा n बराबर 25। n मतलब 25, छात्रों की संख्या कितनी है? 25 है। एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि अगर कोई 100 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो एक छात्र ऐसा है जो 10 से 14 नंबर के बीच पाया है, 2 छात्र ऐसे हैं जो 15 से 19 के बीच पाए हैं, 3 छात्र ऐसे हैं जो 20 से 24 के बीच में पाए हैं, 4 छात्र ऐसे हैं जो 25 से 29 के बीच में पाए हैं, 5 छात्र ऐसे हैं जिनका प्राप्तांक 30 से 34 के बीच में है। ठीक उसी प्रकार अगर छात्रों की संख्या अधिक होती है तो हम वहां पे आवृत्ति का उपयोग करते हैं, और वर्गांतर ये बताता है कि छात्र का नंबर इन दो संख्याओं के बीच हो सकता है, या तो कम से कम 14 हो सकता है, अधिक से अधिक 14 हो सकता है, या कम से कम 10 हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसा प्रश्न सामने आता है तो उसे हल कैसे करेंगे। खासकर हमारे बीएड में एक चैप्टर है जिसमें माध्य माध्यिका और बहुलांक के बारे में चर्चा की गई है। एक पूरी इकाई है जो माध्य माध्यिका और बहुलांक के ऊपर डिपेंड होती है। अगर आपने इस चीज को सीख लिया, इस ज्ञान को सीख लिया, तो आप उस इकाई का जो क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन होगा उसे बड़े आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं 16 में 16। क्योंकि जहां मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका उसमें नंबर्स नहीं कटते हैं, पॉइंट्स नहीं कटता है। अगर आपने सही प्रोसेस किया है, सही रिजल्ट आपका आया है, तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो जो हमने काले पेन में लिखा है वर्गांतर और आवृत्ति, ये हमारे प्रश्न का हिस्सा ही हमको प्रश्न के रूप में देखने को मिलेगा। अब हमको क्या करना है वो समझिए। हमारा इसमें सूत्र लगता है m बराबर समेशन fx/n। इसके पहले हमारा सिग्मा x था, अब इसमें f आ गया। f क्यों आया? क्योंकि इसमें आवृत्ति दी हुई है। पुराने प्रश्न में केवल आपको x की वैल्यू दी गई थी, अब यहाँ पे फ्रिक्वेंसी भी जुड़ गई है, आवृत्ति भी जुड़ गई है, इसलिए यहाँ सूत्र में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। यहाँ पर अगर ऐसा आवृत्ति और वर्गांतर की बात आए तो आप सूत्र का प्रयोग थोड़ा सा अलग हटके करेंगे। इस समय सूत्र लगेगा सिग्मा fx/n। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो जो हमने नीले पेन में निकाला है ये हमको ज्ञात करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, वर्गांतर हमारा 10 से 14। तो अगर हम उस जो पहला बच्चा है, एक बच्चा है, एक स्टूडेंट है, उसका प्राप्तांक 10 से 14 है। अगर 14 मान लें तो भी उचित नहीं है, 10 माने तो भी उचित नहीं है। तो हम बीच से एक रास्ता निकालते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों संख्याओं की योग करके आधा कर देते हैं, यानी दोनों का एक मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। तो 10 और 14 को जोड़ेंगे तो 24 होगा, और उसका आधा करेंगे तो 12 होगा। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, मध्य बिंदु ज्ञात करना है, हमें x निकालना है। क्योंकि यहाँ पे जो x की वैल्यू दी गई है वो 2 वैल्यू है, 10 और 14। हम कंफ्यूज हैं 10 माने कि 14 माने। इस समय क्या करेंगे, हम दोनों कंफ्यूजन को दूर करते हुए उसके बीच का एक रास्ता निकालेंगे। सामान्य शब्दों में कहे तो 10 और 14 के बीच की बात करें तो 10 और 14 जोड़ के 24 कर लेंगे, उसका आधा कर लेंगे तो 12 हो जाएगा। दूसरा तरीका और भी है, 10 में 2 जोड़ देते हैं या 14 में 2 घटा देते हैं तो भी 12 आएगा। इस तरह सभी संख्याओं का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। आप किसी भी संख्या को देखिए, 20 और 24 के बीच में, 20 और 24 के बीच की मध्य संख्या क्या होगी, 22 होगी। अगर आपके पास 20 रुपए है, आपके दोस्त के पास 24 रुपए है, दोनों की संख्याओं बराबर करना हो तो क्या करेंगे, आपके दोस्त से आप 2 रुपए ले लेंगे,
तो 24 से 22 हो जाएगा और आप 20 से 22 हो जाएंगे। तो इस तरह आप मध्य बिंदु सभी संख्याओं का ज्ञात कर लेंगे। इसको हम बोलेंगे मध्य बिंदु ज्ञात करना। अब क्या करेंगे, हमको मध्य बिंदु मिल गया, अब हमको f गुणे मध्य बिंदु करना है। आवृत्ति का गुणा करेंगे हम मध्य बिंदु में, क्योंकि यहाँ पे fx पूछ रहा है, fx पूछ रहा है, तो f गुणे x, f की वैल्यू आपको दी गई यहाँ पे f1, x की वैल्यू 12, तो 12 का में 12। जो f गुणे x होगा उसको हम fx कहेंगे। अगला स्टेप हमारा क्या होगा, अगला कॉलम क्या होगा, fx, f का गुणा हम x में करेंगे। तो आवृत्ति, पहली आवृत्ति क्या है, पहला पद क्या है 1 और मध्य बिंदु क्या है 12, तो 12 का में 12, ठीक है। ठीक उसी प्रकार 2 गुणे 17 करेंगे, 17 दूना 34, 3 गुणे 22 करेंगे, 22 तिया 66, 4 गुणे 27 करेंगे, 27 चौके 108, 5 गुणे 32 करेंगे 160। इसी तरह सभी संख्या को गुणा करके सामने लिखते जाएंगे। अब हमें मिल गया fx, fx कहां से मिला, x गुणे f बराबर fx। जहां पे आप देख रहे हैं f का गुणा हम कंटिन्यू x में कर रहे हैं। जब f का गुणा x में होगा तो fx कहलाएगा। ये हमें fx के सारे बिंदुओं के मान मिल गए। और जब हमें fx प्राप्त होता है तो हमारे सूत्र में क्या डिमांड किया गया है, समेशन fx, यानी fx के जोड़ को हम समेशन fx कहेंगे, यानी सिग्मा fx कहेंगे। तो सिग्मा fx बराबर इन सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए। जो आपके fx की वैल्यू है 12, 34, 66, 108, इन सभी को जोड़ते जाएंगे तो वैल्यू आएगी 815। अब हमको मिल गया सूत्र के अनुसार सिग्मा fx मिल गया 815। जब सिग्मा fx मिल गया 815 और n की वैल्यू पहले क्वेश्चन में दी हुई है, तो सिग्मा fx 815 बटे n मतलब 25। आपको दोनों वैल्यू मिल गया, सिग्मा fx भी मिल गया और n भी मिल गया। n पहले से दिया हुआ है और सिग्मा fx हमें ज्ञात करना है। एक बार पुनः दोहराऊं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मध्य बिंदु निकालेंगे। किसका, वर्गांतर का। 10 और 14 दो पद हैं, किसी बच्चे को 10 रुपया दो, किसी को 14 रुपये दो, काफी अंतर आएगा। हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का रास्ता निकालते हैं और दोनों को 12-12 रुपए दे देते हैं। तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा, 12। इसी तरह सभी संख्याओं का मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने के बाद हमें fx की तलाश है, तो f गुणे x करेंगे तो fx आएगा और fx के जोड़ को हम कहेंगे सिग्मा fx। और हमारे सूत्र में डिमांड भी है कि m बराबर सिग्मा fx अपॉन n, और सिग्मा fx की वैल्यू क्या है 815 और n की वैल्यू क्या है जो पहले से पेपर में दिया होता है 25। तो 815 बटे 25, 815 में जब 25 में भाग देंगे तो आपका उत्तर आएगा 32.6, 32.6, यानी कि m की वैल्यू हो गई 32.6। बेहद आसान प्रश्न। अब मैं आपको एक छोटा सा प्रश्न हल करने के लिए दे देता हूं और इसको बना के आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसी आधार पे, इसी प्रारूप के आधार पे आप एक मध्यमान ज्ञात करेंगे। मैं केवल प्रश्न लिख रहा हूं, आप उसका मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो देखिए छात्रों, हमने एक प्रश्न आपको दिया हल करने के लिए, एकदम सामान्य सा स्टेप। ये अगर आपके प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है कि निम्न आंकड़ों का मध्यमान ज्ञात करें जिसमें वर्गांतर और आवृत्ति दी होती है, तो वर्गांतर अगर और आवृत्ति अगर दी हुई है तो हम इसको अगले स्टेप में कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे, तो देखेंगे तो हमने यहाँ पे हिंट के तौर पे आपको दे दिया है कि आपको अगले स्टेप में दो चीज ढूंढना होता है। प्रश्न में वर्गांतर और आवृत्ति दी होती है, आपको ढूंढना होता है x यानी मध्य बिंदु और सिग्मा fx यानी f गुणे x। अब आप आसानी से इसको करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दें ताकि मैं देख पाऊं कि आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं लेकिन इसके सही उत्तर के साथ। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, अतः हम जानेंगे माध्यिका के बारे में, यानी कि मीडियन के बारे में। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।